Hello dear students, welcome to Dakshina E-Classroom. Myself सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों लास्ट क्लास में हमने वंडरवॉल इक्वेशन का डेरिवेशन किया था। आपको पता है कि वंडरवॉल इक्वेशन क्या है, उसका डेरिवेशन हमने किया था। अब वहां पे आपको दो पॉइंट और बताया था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 होता है, वहां अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं, और हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू मोर देन 1 होता है, वहां रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं। राइट, चलिए उसका हम डेरिवेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा हम कैसे बोल रहे हैं कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर जेड का वैल्यू लेस देन 1 है, मोर देन 1 कैसे होता है। चलिए देखते हैं वेरिएशन ऑफ वंडरवॉल इक्वेशन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं लो प्रेशर। आपको पता है कि लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1, यानी वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होते हैं। तो लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर, तो हमने आइडियल वंडरवॉल इक्वेशन की बात की, क्या होगा P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अगर हम n का वैल्यू 1 ले लें तो 1 मोल के लिए n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब जब हम लो प्रेशर की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा। वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो वहां पर कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यहाँ पे V का वैल्यू बड़ा होगा और यहाँ पे B का वैल्यू क्या होगा, छोटा। तो जब यहाँ पे आप वॉल्यूम हाई कर देंगे तो B का वैल्यू कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन B। तो आप V में से B को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल V ही बचेगा। राइट, तो यहां से B को उड़ा दीजिए, क्या बचेगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू आर टी। तो कितना होगा, PV प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी। राइट, आर टी से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, PV अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन वी आर टी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे PV अपॉन आर टी को आप क्या ले सकते हैं, Z इक्वल टू PV अपॉन आर टी इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो ये आपको मिल जाएगा वंडरवॉल इक्वेशन से Z का वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू एट लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। राइट, तो ये डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है कि लो प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या होगा। तो 1 में से आप कुछ वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ना तो A नेगेटिव होगा, ना V नेगेटिव होगा, ना R नेगेटिव होगा, ना टेम्परेचर नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, 1 में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं तो 1 से छोटा ही मिलेगा। तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या होता है, लेस देन 1 होता है। राइट, चलिए तो हमें लो प्रेशर पे Z का वैल्यू क्या मिला, लेस देन 1, और उसका वैल्यू क्या होगा 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो लो प्रेशर पे Z का वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 मींस हम क्या बोल सकते हैं, Z को हमने और कैसे बताया था, V रियल अपॉन V आइडियल। तो यहाँ पे अगर Z का वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मींस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एट लो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो अगर रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल के रिस्पेक्ट में छोटा है तो इसका मींस वहां पे क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एट लो प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट। राइट, नेक्स्ट सेकंड हम बात करें, क्या बोला था हमने, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो लो प्रेशर पे वॉल्यूम आया था तो B नेग्लेक्ट हो गया था, तो क्या बचा था, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू आर टी। अब हम क्या करें, यहाँ पर V को अंदर भेज दें, PV प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी। यहाँ पे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, 1 अपॉन वी को हटाने के लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, PV स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू वी आर टी। वी आर टी को इधर ले आए तो क्या बनेगा, PV स्क्वायर माइनस वी आर टी प्लस ए इक्वल टू 0। राइट, तो ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे V का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो V का वैल्यू क्या मिलेगा, V इक्वल टू माइनस बी माइनस आर टी। यहाँ पे लिख लें V इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस आर टी प्लस माइनस रूट
वी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी क्या होगा यहाँ पे माइनस आर टी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है पी इंटू सी का वैल्यू कितना है ए अपॉन 2a, राइट। तो ये आपको मिला क्या कोऑर्डिनेट इक्वेशन। अब कोई भी कोऑर्डिनेट इक्वेशन होता है तो उसमें जो यहाँ पे वैल्यू होती है v, उसके दो सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, बट किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम की दो डिफरेंट वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम का एक ही वैल्यू होगा। तो अगर वॉल्यूम का एक ही वैल्यू होगा तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे 0। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे वैल्यू टू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम will not be possible, two different value of volume will not be possible, so discriminant of quadratic equation will be 0। तो यहां पे हम क्या करेंगे इस डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे, तो क्या माइनस आर टी स्क्वायर माइनस 4p इंटू ए विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आप क्या करेंगे इसको उधर भेजेंगे तो आर टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4pa। तो यहाँ पे अगर आपको ए का वैल्यू गिवन है पी का वैल्यू गिवन है तो आप टी का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं कि ये किस टेम्परेचर पे बात की जा रही है। क्लियर, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे प्रेशर का वैल्यू गिवन है, पर्टिकुलर कंडीशन में आपको प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो वहां आप ए भी निकाल सकते हैं, या प्रेशर और ए का वैल्यू गिवन है तो वहां पे आप टी भी निकाल सकते हैं, राइट। यस, सेकंड हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन हाई प्रेशर की। तो वॉन डर वाल इक्वेशन में हम एन का वैल्यू 1 पुट करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल क्या आएंगे एक दूसरे क्लोज आएंगे, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या करेंगे रिपेल करेंगे, राइट। तो वहां पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे ए क्या होगा यहाँ पे नेग्लिजिबल एट हाई प्रेशर, ए इज नेग्लिजिबल, क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या होता है वहां पे अट्रैक्शन नहीं होता है रिपल्शन होता है। तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा ए अपॉन वी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जब आप हाई प्रेशर रखेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा कम, वॉल्यूम का वैल्यू भी कम है, बी का वैल्यू भी कम है, तो हम बी को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। किसको नेग्लेक्ट करेंगे ए अपॉन वी स्क्वायर को। तो यहाँ पे P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर देंगे केवल P। तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगा P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इक्वल टू 1। तो z क्या होगा पी वी अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। अब प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, b क्या होता है 4 इंटू 4/3 पाई क्यूब इंटू एन है, तो इसमें रेडियस नेगेटिव नहीं होगा, टेम्परेचर भी नेगेटिव नहीं होगा, तो यानी ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। तो z का वैल्यू क्या होगा मोर देन 1 ही होगा। तो हम क्या बोले एट हाई प्रेशर z विल बी ग्रेटर देन 1, z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। z क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रियल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल रेशियो, यानी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रियल क्या होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज्यादा होगा, राइट। अगर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा है तो मींस यहाँ पे आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल के बीच में क्या है रिपल्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा जब हाई प्रेशर होगा तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होंगे। क्लियर, ठीक। अब यहां से हम बात करें कि हमें हाई प्रेशर पे जो इक्वेशन निकल के आया है क्या मिला है z इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। अगर हम z का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो z वर्सेस p, z का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या है एक लीनियर इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, तो कुछ इंटरसेप्ट आपको ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब z का यहाँ पे अगर प्रेशर 0 हो गया तो हम क्या बोल देंगे इफ
प्रेशर इक्वल टू 0, अगर प्रेशर को आपने 0 पुट कर दिया तो Z का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर। तो रियल गैस में अगर ये प्रेशर 0 है, कोई सा भी गैस हो, कोई सा भी रियल गैस हो, अगर वहां पे आपने प्रेशर को 0 कर दिया है तो Z का वैल्यू क्या हो रहा होगा 1 के बराबर हो रहा होगा। मीन जब प्रेशर 0 कर रहे हैं तो सभी रियल गैस कैसा बिहेवियर शो कर रही है, आइडियल, बिकॉज आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा Z इक्वल टू पी बी अपॉन आर टी, तो इसको हम ऐसा पुट कर दें P इंटू बी अपॉन आर टी, तो Z इक्वल टू पी बी अपॉन आर टी। तो यहाँ पे जो प्रेशर को हम रख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, Z को रख रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो बी अपॉन आर टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पर स्लोप को, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं इन Z वर्सेस P ग्राफ स्लोप क्या होगा b अपॉन आर टी के बराबर। क्लियर, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस स्लोप की हम बात करेंगे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर। जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल का एनर्जी क्या होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। सो एट वेरी हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विल बी वेरी हाई। अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है तो उनका रैंडम मोशन क्या होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उनका मूवमेंट ज्यादा बढ़ गया, मोशन ज्यादा बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे, यानी अट्रैक्शन वहां पे पार्टिकल को रोक के नहीं रख पाएगा। तो हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा और प्रेशर लो कर दिया तो एक तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बिकॉज प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और टेम्परेचर भी ज्यादा है तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, पार्टिकल का एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या होंगे बहुत नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल। मीन्स ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो हम P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर में से ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, बचाया क्या P, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कम है, वॉल्यूम प्रेशर कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वॉल्यूम क्या होगा बहुत ही हाई होगा। तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई हो गया कंटेनर का, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या होगा बहुत नेग्लिजिबल। तो हम यहाँ पे क्या बोले जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो क्या है बी के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा, तो v माइनस बी में से भी आप क्या कर देंगे b को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो वंडरफुल इक्वेशन था p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो यहाँ पे a अपॉन वी स्क्वायर नेग्लेक्ट हुआ, यहाँ पे b नेग्लेक्ट हुआ, तो ये क्या बचा pv इक्वल टू आर टी। तो z क्या होगा pv अपॉन आर टी को इधर ले आए तो ये किसके बराबर 1 के बराबर, तो z का वैल्यू किसके लिए होता है 1 आइडियल गैस के लिए। तो ये क्या होगा लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर, ये क्या होगा आइडियल गैस कंडीशन, ठीक है। तो अगर किसी गैस को आइडियल बिहेव करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि प्रेशर कैसा होना चाहिए लो होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर किसके लिए होगी आइडियल कंडीशन होगी, आइडियल गैस की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट 4 H2 एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें, अब हाइड्रोजन और हीलियम मॉलिक्यूल क्या है बहुत ही छोटे हैं, राइट, बहुत ही छोटे हैं, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा वो भी क्या होगा बहुत छोटा होगा। अगर पार्टिकल छोटा है सरफेस एरिया छोटा है तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन भी क्या होगा कम, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत छोटा है तो वहां पे उनके बीच में कोई फोर्स आपस में लग नहीं रहा होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल और एटम के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। तो हम बोले ड्यू टू वेरी स्मॉल, पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ H2 एंड हीलियम intermolecular attractive force are negligible. Due to very small size of H2 and helium intermolecular attractive force are negligible, so A will be equal to 0. So A किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब वंडरफुल इक्वेशन में हम A को 0 कर दें तो बचेगा क्या P इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो PV माइनस PB इक्वल टू आर टी से बहुत से डिवाइड कर दें
पीवी अपॉन आरटी माइनस पीवी अपॉन आरटी इक्वल टू 1। तो ये पीवी अपॉन आरटी को आप क्या लिख सकते हैं, जेड, जेड इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी इक्वल टू जेड, और जेड का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस पीवी अपॉन आरटी, राइट। तो अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बात करें, अगर प्रेशर 0 हुआ तो जेड का वैल्यू कितना होगा 1, और अगर प्रेशर का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ तो जेड का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से ही ज्यादा होगा। तो हम अगर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। यहाँ पर ये अगर प्रेशर 0 नहीं है तो ये हमेशा नॉन आइडियल बिहेवियर मींस रियल बिहेवियर ही शो करते हैं। प्रेशर का वैल्यू अगर कुछ भी पॉजिटिव है, प्रेशर पॉजिटिव ही होगा, टेम्परेचर पॉजिटिव, आर का वैल्यू पॉजिटिव, बी का वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहने वाला है। किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। जब प्रेशर 0 होगा तो जेड का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, राइट। चलिए कुछ ग्राफ देख लेते हैं। फर्स्ट हम ग्राफ देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ जेड विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, हमने आइडियल गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी ग्राफ ड्रॉ किया था। हमने क्या बोला था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं पीवी वर्सेस पी ड्रॉ कर रहे हैं, तो आइडियल गैस के लिए पीवी वर्सेस पी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जेड ले लेते हैं और पीवी अपॉन आरटी, जेड क्या होता है, पीवी अपॉन आरटी, तो आइडियल गैस के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा 1। तो यहां से यहां तक का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करा है, जेड इक्वल टू 1 को। या ये वाली जो वैल्यू है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करा है, जेड इक्वल टू 1 को। तो अगर ग्राफ इसके ऊपर जाएगा तो जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर इसके नीचे आता है तो जेड का वैल्यू लेस देन 1 होगा, ठीक है। आपको बताया हुआ है कि लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 होता है और हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू मोर देन 1 होता है। अभी हमने डेरिवेशन किया था हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है ऑल प्रेशर पे, एक्सेप्ट प्रेशर 0 हो जाता है तो वहां पे जेड का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए। तो ये वाला ग्राफ जो है वो हीलियम के लिए है और ये वाला जो ग्राफ है वो हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ग्राफ है। तो यहाँ पे जब प्रेशर का वैल्यू 0 होगा, जब प्रेशर का वैल्यू, ये प्रेशर है, अगर प्रेशर 0 हो जाएगा तो जेड का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, किसके लिए, हीलियम और हाइड्रोजन के लिए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो जेड का वैल्यू क्या होगा, आपको यहाँ पे इस लाइन से ऊपर ही मिल रहा है, यानी जेड का वैल्यू हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्रेटर देन 1 ही होता है, ठीक है। अब बाकी अदर्स गैस के लिए लो प्रेशर पे जेड का वैल्यू लेस देन 1 होता है, हाई प्रेशर पे जेड का वैल्यू मोर देन 1 होता है। तो अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो जब लो प्रेशर होगा तो जेड का वैल्यू ये 1 से नीचे जा रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर नीचे जाएगा तो जेड का वैल्यू लेस देन 1, और अगर ऊपर जाएगा तो जेड का वैल्यू मोर देन 1। तो इससे नीचे आ रहा है तो जेड का वैल्यू लो प्रेशर पे लेस देन 1 है, और इससे ऊपर जा रहा है तो जेड का वैल्यू हाई प्रेशर पे मोर देन 1 है। तो लो प्रेशर पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, जेड इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, और हाई प्रेशर पे 1 प्लस पीबी अपॉन ए आर टी, सॉरी पीबी अपॉन आर टी। तो ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा, ये वाला वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, और जेड का वैल्यू उतना ही कम। तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट गैस के जेड को कंपेयर करना है लो प्रेशर पे, तो आप अट्रैक्टिव फोर्स के बेसिस पर देख सकते हैं। जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स जितना ही ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही कम, और जेड का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे ग्राफ हमने ड्रॉ किया है प्रेशर वॉल्यूम का आइडियल कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस के लिए एंड हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए। आपको बोला है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जेड का वैल्यू क्या होता है, मोर देन 1 ही होता है, राइट। तो अगर मोर देन 1 होता है तो हम जेड क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ रियल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो अगर जेड का वैल्यू मोर देन 1 होगा यानी वॉल्यूम ऑफ रियल गैस हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आइडियल गैस से ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है जो मॉलिक्यूल को पास लाए, तो मॉलिक्यूल हमेशा दूर दूर ही रहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम आइडियल के रिस्पेक्ट में ज्यादा ही होता है, राइट। अब कौन सी वैल्यू से ज्यादा होता है, ये डिपेंड करता है आपने आइडियल गैस को किस टेम्परेचर पे लिया है। अगर आइडियल गैस आपने 273 केल्विन पे लिया है तो हम उसी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और हीलियम के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। अगर आपने आइडियल को 300 केल्विन पे लिया है तो 300 केल्विन पर ही हम हाइड्रोजन और हीलियम के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बाकी कंडीशंस हम सेम रखते हुए बात कर रहे हैं। तो अगर हम हाई प्रेशर पे बात करें तो हाई प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम का ही ज्यादा है, ठीक है। अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एट लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, ठीक है।
अदर्स गैस के लिए आपको ग्राफ बताया है, सबसे पहले वही ग्राफ बताया था। यहाँ पे अदर्स गैस के लिए इस तरह का ग्राफ होता है। लो प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और जो लो प्रेशर होता है उस पे आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है और हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो ये हाई प्रेशर है, यहाँ पे ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, रियल गैस का। और लो प्रेशर पे अगर हम कंपेयर करें तो लो प्रेशर पे किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, आइडियल गैस का। ठीक है, बिकॉज लो प्रेशर पे रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं और हाई प्रेशर पे रियल गैस में रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट होते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। वेरिएशन ऑफ जेड ऑफ अ गैस विद टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे जेड का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। तो जेड एक्चुअल में है क्या, आइडियल रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम का रेशियो। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। राइट, दूसरा हम यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे बात करें। ग्राफ क्या है, यहाँ पे आपको किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए T1, T2 और T3 टेम्परेचर पे यहाँ पे जेड का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वॉल्यूम वेरिएशन कब ज्यादा आपको नजर आएगा, लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे, डेफिनेटली लो प्रेशर पे। जब हाई प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम में वेरिएशन बहुत कम नजर आएगा। जब प्रेशर लो है तो वॉल्यूम में वेरिएशन आपको ज्यादा नजर आएगा। तो हम यहाँ पे लो प्रेशर पे वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, जेड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लो प्रेशर पे तीन गैस है, T1, T2, T3 टेम्परेचर, तीन डिफरेंट टेम्परेचर पे जेड का वैल्यू है। तो यहाँ पे इसके लिए T1 टेम्परेचर हम जेड को Z1 ले लेते हैं, T2 पे Z2 ले लेते हैं और T3 पे Z। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव में होगा। 1 से नीचे जा रहा है तो नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे इसके लिए Z1, सेकंड के लिए Z2 और थर्ड के लिए Z3। तो यहाँ पे 1 से जितना नीचे होगा Z का वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, Z1, Z2 और Z3 का वैल्यू छोटा है और Z1 का वैल्यू बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे तीन डिफरेंट टेम्परेचर देखें, T1, T2, T3। तो T1, T2 और T3 में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा। तो जितना बड़ा टेम्परेचर होगा उतना छोटा ये वैल्यू होगा और जितना छोटा ये वैल्यू होगा उतना ही बड़ा Z होगा। तो इसका मीन्स जहां पर Z का वैल्यू बड़ा होगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इन तीनों में Z का वैल्यू किसका बड़ा है, कैसे पता करेंगे, जहां पे Z का वैल्यू लेस नेगेटिव होगा। अच्छा, हम -1, -2 और -3 में कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, -1, और सबसे छोटा वैल्यू कौन है, -3। वैसे ही Z का वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही छोटा होगा, इसलिए हमने Z3 को सबसे छोटा बोला है और Z1 को सबसे बड़ा। तो जितना बड़ा Z होगा उतना ही बड़ा टेम्परेचर बड़ा होगा तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा ना। ये वैल्यू जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा Z। तो यहाँ पे टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, T1 का, देन T2, देन T3। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा Z का वैल्यू भी उतना ही ज्यादा आपको मिल रहा होगा। राइट, एक और ग्राफ की बात करें, डेंसिटी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर आइडियल एंड रियल। अभी ये ग्राफ है वो केवल आइडियल के लिए बनाया हुआ है, हमें यहाँ पे रियल का ड्रॉ करना है। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, मोलर मास कांस्टेंट, तो डेंसिटी आइडियल गैस में क्या होता है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ हमें मिला है आइडियल के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ वेरी करता है। लो प्रेशर पे वॉल्यूम कम होता है, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा होता है। लो प्रेशर पे अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, हाई प्रेशर पे रियल गैस में रिपल्सिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम लो प्रेशर पे कम होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। जब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आइडियल के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, अगर हमने लो प्रेशर रेंज में बात करें तो लो प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, आइडियल के रेस्पेक्ट में कम होता है। तो अगर वॉल्यूम रियल गैस का कम होगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। किसके रेस्पेक्ट में, आइडियल के रेस्पेक्ट में। और हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हाई प्रेशर पे रियल गैस का डेंसिटी आइडियल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कम। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ आपको ये मिलता है, किसके लिए, रियल गैस के लिए। तो रियल गैस के लिए लो प्रेशर पे वॉल्यूम कम होता है तो उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा। और हाई प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उसका डेंसिटी आइडियल के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको कंडीशंस गिवन है ए और बी के रेस्पेक्ट में तो उसको कैसे डील करना है। आपको दो गैस गिवन है, दो डिफरेंट गैस ए एंड बी, और बोला है यहाँ पे अगर
बी का वैल्यू, बी फैक्टर जो आपको बताता है कि किसको साइज को रिप्रेजेंट करता है और ए फैक्टर किसको अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो गैस के बी फैक्टर सिमिलर हो और अगर ए फैक्टर ए का बी गैस से ज्यादा है तो जहां पे स्मॉल ए किसको रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्टिव फोर्स को, तो जहां अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा वहां पे वॉल्यूम क्या होगा कम। तो यहाँ पे अगर साइज बराबर है तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे गैस क्या कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी, तो एक गैस का वॉल्यूम क्या होगा कम। ये क्लियर है कि पार्टिकल का साइज बराबर है बट अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा कम होगा या गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होगी। ठीक है, सेकेंड कंडीशन गिवन है, अगर आप अट्रैक्टिव फोर्स को सिमिलर कर दें, अट्रैक्टिव फोर्स को सिमिलर कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे अट्रैक्शन दोनों के बीच में सिमिलर लगने वाला है। अब बोला है यहाँ पे जो फर्स्ट गैस है उसका बी का वैल्यू सेकंड गैस के बी के वैल्यू से ज्यादा है, तो जहां पे बी का वैल्यू बड़ा होगा, बी किसको रिप्रेजेंट करता है साइज को, तो आप ही देख लीजिए कि अट्रैक्शन सिमिलर है, एक गैस में बी का वैल्यू इतना है, राइट, और दूसरी गैस के बी का वैल्यू छोटा है, तो अब आप ही देख लीजिए कौन सा गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। जिसके बी का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और जिसके बी का वैल्यू कम होगा वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा और बी गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। ठीक है, चलिए कुछ इजी इक्वेशन देखते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गैस गिवन है, इनको इनके ए फैक्टर के बेसिस पे यानी अट्रैक्शन के बेसिस पर अरेंज करना है। तो अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उस पर। ए किस पर डिपेंड करता है, इंटरेक्शन पर, तो जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना ही ए फैक्टर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया के पार्टिकल, अमोनिया पोलर मॉलिक्यूल होता है, राइट, उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे CO2 में डायपो डायपो इंटरेक्शन और यहाँ पे वन डबल फोर्सेस कौन सा होगा, लंदन फोर्स। ठीक है, तो जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा वहां पे ए फैक्टर ज्यादा। तो अगर हम फर्स्ट में बात करें तो अमोनिया का ए फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, देन CO2 का, देन आर्गन का। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे डेप्थ में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीजें आती है। सेकेंड, यहाँ पे इनके अट्रैक्टिव फोर्स को बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, यहाँ पे साइज डिफरेंट डिफरेंट है, तो जिसका मोलर मास ज्यादा होता है। यहाँ पे हम किसके बेसिस पे, जब आप ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो हम ए फैक्टर किसके बेसिस पे देखते हैं, साइज के बेसिस पर। अट्रैक्शन किसके बेसिस पे देखते हैं, साइज के बेसिस पे। टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है मीन साइज बढ़ रही है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका इंटरेक्शन दूसरे पार्टिकल के साथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है वहां पर ए फैक्टर ज्यादा। तो ए फैक्टर किसमें ज्यादा होगा, क्रिप्टॉन, देन आर्गन, देन नियोन एंड देन हीलियम, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि हमने बोला है कि अगर रियल गैस को आइडियल बिहेवियर शो करना है तो वहां पे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, किस टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें रियल इक्वेशन स्टेट का कि अगर हम वंडरवॉल इक्वेशन को विरियल इक्वेशन की फॉर्म में, विरियल इक्वेशन क्या है यहाँ पे कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे z को किस फॉर्म में लिख रहे हो, 1 प्लस बी अपॉन वी एम प्लस सी अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस डी अपॉन वी एम क्यूब। मीन्स वॉल्यूम का पावर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बी सी ओ डी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। बी होता है सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट, सी होता है थर्ड विरियल कोएफिशिएंट, डी होता है फोर्थ विरियल कोएफिशिएंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम वंडरवॉल इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आते हैं तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन निकाल सकते हैं जहां पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं वंडरवॉल इक्वेशन का। क्या होता है, P प्लस ए अपॉन एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये क्या है, m वॉल्यूम है, v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। हम यहाँ पे n इक्वल टू 1 मोल ले लें, तो अगर 1 मोल ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे n का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो पहले क्या करें, हम इस इक्वेशन में प्रेशर का वॉल्यूम निकाल लें कि यहाँ पे प्रेशर कितना हो सकता है, p का वैल्यू क्या होगा। अगर हमें p निकालना है तो v माइनस बी को इधर अपॉन में भेज दें, तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी, राइट। अब प्रेशर निकालना है तो ए अपॉन वी स्क्वायर को उधर भेजें, p इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, राइट। ये प्रेशर मिला,
राइट। अब आपको z निकालना है, z क्या होता है पी वी अपॉन आर टी। तो प्रेशर आपको पता है तो प्रेशर को यहाँ प्लेस कर दें, z कितना होगा आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी अपॉन आर टी, राइट। वी अपॉन आर टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कितना बचेगा z इक्वल टू आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, v अपॉन वी माइनस बी माइनस एक v से एक v कैंसिल आउट होगा, a अपॉन वी आर टी, राइट। अब क्या करें यहाँ पे v माइनस बी में से v को कॉमन ले लें तो z कितना बन जाएगा v अपॉन वी इंटू वन माइनस बी अपॉन वी माइनस ए अपॉन वी आर टी। यहां से v से v कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला z इक्वल टू v से v कैंसिल होने के बाद आउट होने के बाद वन अपॉन वन माइनस बी अपॉन वी माइनस ए अपॉन वी आर टी, राइट। v लिखो या vm लिखो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, m मीन्स क्या होगा मोलर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे चाहे तो vm लिख सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे हम अगर gp की बात करें तो वन अपॉन वन माइनस बी अपॉन वीएम, अगर हम बी अपॉन वीएम को x ले लें तो वन अपॉन वन माइनस एक्स को आप क्या ले सकते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे हम z क्या मिल जाएगा वन अपॉन वन माइनस बी अपॉन वीएम की जगह आप क्या लिख देंगे वन प्लस एक्स का क्या था बी अपॉन वीएम प्लस बी स्क्वायर अपॉन वीएम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वीएम क्यूब एंड ये वन अपॉन वन माइनस बी अपॉन वीएम का वैल्यू मिल गया माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, राइट। अब हम क्या करें ए अपॉन वी एम आर टी को यहाँ पे इसके साथ ले दें, क्यों ताकि यहाँ पे वन अपॉन वी एम और इसमें से वन अपॉन वी एम को बना सके, जो जेड आपको क्या मिलेगा वन प्लस बी अपॉन वी एम माइनस ए अपॉन वी एम आर टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो यहां से हम क्या करें जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा था विरल इक्वेशन z इक्वल टू वन प्लस यहां से वन अपॉन वी एम कॉमन ले ले, वन अपॉन वी एम कितना बचेगा b माइनस ए अपॉन वी एम सॉरी b माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन, राइट। जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था वो क्या था वन प्लस बी अपॉन वी एम प्लस सी अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस डी अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो वन अपॉन वी एम स्क्वायर वन अपॉन वी एम क्यूब का जो कोफिशिएंट है वही क्या है सेकेंड विरियल कोफिशिएंट, थर्ड विरियल कोफिशिएंट, फोर्थ विरियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पे b माइनस ए अपॉन आर टी क्या होगा कैपिटल B के बराबर मीन सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट, राइट। C किसके बराबर होगा यहाँ पे सॉरी बी स्क्वायर किसके बराबर होगा कैपिटल C के, वो क्या होगा थर्ड विरियल कोएफिशिएंट, बी क्यूब किसके बराबर होगा कैपिटल D के, वो क्या होगा फोर्थ विरियल कोएफिशिएंट। क्लियर। चलिए तो हमने क्या किया वंडरवॉल इक्वेशन से हमने क्या किया यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को विरल इक्वेशन की फॉर्म में ले आए, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करती है जब लो प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो अभी हम अगर इस विरल कोएफिशिएंट में बात करें तो अगर वॉल्यूम हाई है तो उसकी हायर पावर की वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा, तो वन अपॉन वी स्क्वायर वन अपॉन वी क्यूब की वैल्यू क्या होगी बहुत छोटी। समझ पा रहे हैं कि हमने जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बात की तो वॉल्यूम क्या होगा बहुत ज्यादा, तो उसकी जो हायर पावर होगी उसका वैल्यू भी क्या होगा ज्यादा, तो वन अपॉन वी एम स्क्वायर वन अपॉन वी एम क्यूब क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो हम क्या बोलेंगे एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वन अपॉन वी एम स्क्वायर वन अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन आर नेग्लिजिबल, so can be neglected, ठीक है। तो z क्या हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन वी एम इंटू बी माइनस ए अपॉन
RT। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे अब अगर हमें रियल गैस को आइडियल बिहेवियर शो करना है तो z का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो मींस इधर वाला पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है? क्या गैस का वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता। तो अगर हमें यहाँ पर z का वैल्यू 1 चाहिए, आइडियल बिहेवियर शो करना है, तो उसके लिए वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता, बट हम ये वाला वैल्यू b माइनस ए अपॉन आर टी, ये डिफरेंस क्या रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। b माइनस ए अपॉन आर टी क्या था? सेकेंड पीरियड कोएफिशिएंट। तो हम क्या बोलेंगे? इफ real gas showing ideal behavior then second virial coefficient will be 0। राइट, प्रेशर तो 0 नहीं हो सकता, ये पूरा टर्म 0 होगा, सॉरी वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकता, ये पूरा टर्म 0 होगा, तभी तो z का वैल्यू 1 के बराबर होगा, यानी गैस का बिहेवियर कैसा हो रहा होगा? आइडियल हो रहा होगा। तो अगर हम ये वाला टर्म 0 पुट कर दें तो विल बी 0, देन अगर ये वाला टर्म 0 पुट कर दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मींस रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। राइट, तो अब हम यहाँ पे सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट को 0 कर दें। सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट b किसके बराबर है? b माइनस ए अपॉन आर टी। अगर आप इसको 0 कर दोगे, राइट, तो b माइनस ए अपॉन आर टी 0 हो गया, तो b किसके बराबर होगा? a अपॉन आर टी के बराबर। तो यहां से t क्या होगा? a अपॉन आर बी। राइट, तो ये कौन सा टेम्परेचर होता है? बॉयल्स टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर a अपॉन आर बी के बराबर है, टेम्परेचर अगर a अपॉन आर बी के बराबर है, टेम्परेचर को a अपॉन आर बी पुट कर दो। राइट, अगर आपने इसको a अपॉन आर बी पुट किया तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर देगी। इसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देती है। राइट, हम लो प्रेशर की बात करें, हायर प्रेशर की बात नहीं कर रहे। गैस रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करेगी? जब प्रेशर क्या हो? लो हो। और ये टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? बॉयल्स टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों क्या होते हैं? बराबर। जितना अट्रैक्शन हो रहा होता है उतना ही रिपल्शन हो रहा होता है। तो नेट फोर्स क्या होता है? ना तो अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, यानी वहां पे आइडियल बिहेवियर आपको मिल रहा होता है। राइट, हमने z का वैल्यू z का ग्राफ ड्रॉ किया था प्रेशर के साथ। ठीक है, अगर हम एट बॉयल्स टेम्परेचर बात करें तो हमने क्या बोला है कि कंडीशन कौन सी ली है? लो प्रेशर, वॉल्यूम हाई किया था, तभी तो यहाँ पे हायर पावर को नेग्लेक्ट किया था। तो लो प्रेशर यानी हाई वॉल्यूम, और हायर टेम्परेचर पे हमने क्या किया? हायर टेम्परेचर यानी ये कम से कम इतना टेम्परेचर तो होना चाहिए लो प्रेशर पे, तब जाके गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी। तो अगर हम बॉयल्स टेम्परेचर पे z का प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे लो प्रेशर पे z का वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर पे z का वैल्यू 1 के इक्वल मींस गैस बिहेवियर कैसा शो कर रही है? आइडियल। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा गैस का बिहेवियर कैसा होता जाएगा? नॉन आइडियल। तो लो प्रेशर की रेंज में z का वैल्यू 1 के बराबर होगा, बॉयल्स टेम्परेचर पर हायर प्रेशर की रेंज में z का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखें, ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर पे z का वैल्यू 1 के इक्वल होगा और हाई प्रेशर पे z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। किस कंडीशन में? बॉयल्स टेम्परेचर पे। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होगा? a अपॉन आर बी, वो टेम्परेचर जिसमें गैस लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस। क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैस, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आपको देखनी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जब हम गैस को लिक्विफाई करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो एक प्रेशर टेम्परेचर का एक कॉम्बिनेशन बनता है जहां पर गैस का प्रॉपर्टी और लिक्विड का प्रॉपर्टी दोनों क्या होता है? सिमिलर होता है। राइट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट एट विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज सिमिलर टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वेपर इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ गैस। राइट, अगर डेंसिटी की हम बात करें कि सॉलिड का गैस का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी जिस पॉइंट पे बराबर मिल रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि अगर हम गैस की बात करें कि गैस में एक पॉइंट ऐसा होता है या एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि जिसके ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दो,
उसको गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल ना हो। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट एनी रेंज ऑफ प्रेशर। आप कुछ भी प्रेशर लगा दीजिए, गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। सपोज किसी गैस का लिक्विफिकेशन आप कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब टेम्परेचर चला जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी मिल जाएगा कि उनको वापस से क्लोज लाना पॉसिबल नहीं होता है। आप कितना ही प्रेशर लगा दीजिए, उस टेम्परेचर के ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दीजिए, आप उस गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। तो उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आप कितना ही प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टीसी से डिनोट करते हैं। ये होता है 8A/27 RB। ठीक है, इससे पहले हमने बात किया था बॉयज टेम्परेचर का। बॉयज टेम्परेचर क्या होता है, A/RB। राइट, वापस से बता दें, बॉयज टेम्परेचर क्या था, वो टेम्परेचर जिस पर रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करती है। रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करती है। राइट, अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस का बिहेवियर, अभी ग्राफ बताया था कि यहाँ पे लो प्रेशर पे ये आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो कैसा होगा, वापस से रियल बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देगी। राइट, तो यहाँ पे अभी ये टेम्परेचर तो किस लिए है कि गैस का आइडियल बिहेवियर शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देंगे तो वापस से रियल बिहेवियर आ जाएगा। रियल बिहेवियर का मींस क्या होगा, गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल है। ठीक है, बट यहाँ पे ये वो टेम्परेचर है, गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल ही नहीं है इस टेम्परेचर के ऊपर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, डेफिनेटली क्रिटिकल टेम्परेचर। क्योंकि जब आपने मॉलिक्यूल को इतना एनर्जी दे दिया कि उनको क्लोज लाना वापस से पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम रिलेशन देखें तो A/RB की जगह क्या ले सकते हैं, TB। तो TC क्या होगा, 8/27 TB। राइट, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, TC विल बी ग्रेटर देन TB। रिलेशन निकाल के आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो क्रिटिकल वॉइस टेम्परेचर तो क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर गैस का आइडियल बिहेवियर होना शुरू होता है। और यहाँ पे बॉयज टेम्परेचर, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर जिस पर जिसके ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दीजिए, गैस को लिक्विफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं क्रिटिकल प्रेशर PC। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को लिक्विफाई करने के लिए जितना प्रेशर लगाया जाएगा, द प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई द गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर तक आप लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जितना प्रेशर आपको लगाना पड़ा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल प्रेशर। ये होता है A/27B² के बराबर। और नेक्स्ट होता है क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे गैस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम 3B से रिप्रेजेंट करते हैं। A और B क्या है यहाँ पे, वही कांस्टेंट जो आपने वॉन डेर वाल इक्वेशन में देखे हैं। ठीक है, तो वापस से बता दें, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगा दीजिए, गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, वो टेम्परेचर जिसको आप क्रिटिकल प्रेशर पे लगा रहे हैं, जिस पर गैस का लिक्विफिकेशन शुरू हो जाता है, गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाती है। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस के थ्रू जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, इस पर ये स्टार्ट होना शुरू हो रही है, लिक्विफाई होना स्टार्ट हो रही है, पूरा लिक्विफाई नहीं हुआ है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। प्रेशर वॉल्यूम कर्व एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम कर्व क्या रहता है, ये अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम कर्व हमने ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर के साथ यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे एक डोम शेप एरिया मिल रहा है। ये डोम शेप एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को या लिक्विड वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने A से B की तरफ मूव किया तो यहाँ से इधर वाला जो फेज था वो लिक्विड फेज था। हमने यहाँ पे धीरे धीरे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम गैस का क्या होगा, कम होगा। इस पॉइंट के बाद यहाँ पे A से B में क्या है, केवल गैसियस फेज था। B से जब C की तरफ मूव कर रहे हैं तो गैस से लिक्विड फेज में कन्वर्जन हो रहा है, वेपर फेज में कन्वर्जन, सॉरी वेपर का लिक्विड फेज में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। इस पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में यहाँ से केवल इतना सा ही चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देखिए
इस पॉइंट में और इस पॉइंट के वॉल्यूम में डिफरेंस बहुत कम है, यानी बहुत ज्यादा वो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम में वेरिएशन बहुत कम आया, यानी यहाँ पे गैस कंप्लीटली लिक्विड में चेंज हो चुका है। यहाँ पर इतने वॉल्यूम को चेंज करने के लिए प्रेशर में वेरिएशन बहुत कम करना पड़ा है, यानी यहाँ पे गैसियस फेज था। ठीक है, तो डोम के इधर वाला जो एरिया है वो गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर वाला है वो गैस प्लस लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर वाला फेज केवल लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने T1, T2, T3, T4, T5 पे डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए हैं। जो ये डोम शेप एरिया है ये गैस प्लस लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डोम शेप एरिया में जितने भी ग्राफ आ रहे होंगे उसमें क्या हो रहा होगा, जिस भी टेम्परेचर पे इस डोम शेप के अंदर का जो भी ग्राफ होगा वो गैस लिक्विड कन्वर्जन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके बाहर जो भी ग्राफ आ रहा होगा वहां पे गैस का लिक्विड में कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर T1, T2, T3, T4, T5, T6 पे हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। तो जो ये इस ग्राफ का पीक है उस पर एक T4 टेम्परेचर पे ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जब हम गए तो वहां पे गैस का लिक्विड में कन्वर्जन नहीं हुआ, यानी जो T4 होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर उस टेम्परेचर से ऊपर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते बट उस टेम्परेचर तक कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे, यानी इस प्रेशर पे गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रेशर पे गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वॉल्यूम बोलेंगे। राइट, तो यहाँ पर आप इस ग्राफ को समझिए कि इधर वाला जो एरिया है वो गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डोम शेप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस प्लस लिक्विड को, और इधर वाला जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना वॉल्यूम वेरिएशन के लिए बहुत कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इधर से इधर इतना सा वॉल्यूम चेंज किया उसके लिए इतने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, यानी लिक्विड का वॉल्यूम चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। राइट, चलिए तो अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं हर ग्राफ के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने ड्रॉ किया है। ये वाला ग्राफ T5 पे ड्रॉ किया है, जब ये ग्राफ ड्रॉ किया तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, जब ये ग्राफ ड्रॉ किया तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, जब ये ग्राफ ड्रॉ किया तो टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो जो ग्राफ ड्रॉ किए वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किए हैं। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आइसोथर्म ग्राफ। राइट, तो यहाँ पे ये आइसोथर्म ग्राफ है, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ ड्रॉ किए हुए। ठीक है, अब हम केवल यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर, टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से जो कंडीशन बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पर लिक्विड और वेपर फेज दोनों का डेंसिटी सिमिलर होता है, प्रेशर वॉल्यूम भी लगभग सिमिलर होता है। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट पर हम यहाँ पे चेंज इन प्रेशर dP/dV की बात करें, इसका स्लोप कैसे लगभग हॉरिजॉन्टल हो गया, तो इसका स्लोप क्या होगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है, कोई प्रेशर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है। तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व एट क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, राइट, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो ग्राफ है वो यहाँ पे लगभग हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और अदर पॉइंट पे स्लोप कैसा है, इसका नेगेटिव स्लोप है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनके स्लोप क्या होंगे, अदर पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एट क्रिटिकल पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होगा, PV/RT। अगर क्रिटिकल पॉइंट में बात करें तो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला हमने निकाला है। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, A/27 RB। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, सॉरी A क्या होगा, क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, A/27 B²। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, 3B/R, और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, 8A/27 R/B। राइट, तो अब देख लें यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, 27 से 27 कैंसिल आउट कर दें, एक R से एक R कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पर B है, यहाँ भी B है, यहाँ पे B², तो B² से B² कैंसिल आउट कर दें, A से कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे Z का वैल्यू क्या मिलेगा, 3/8। 3B कांस्टेंट है, 8B कांस्टेंट, 3/8 का रेशियो क्या है, कांस्टेंट। तो हम डिफरेंट गैस के लिए अगर क्रिटिकल पॉइंट पे Z का वैल्यू निकालते हैं तो सभी के लिए Z का वैल्यू क्या आता है, सिमिलर आता है, और वो कितना आएगा, 3/8।
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा 3/8 होगा। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये पूछी जाने वाला टर्म है। चलिए तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। जो जो टर्म आपको बताएं उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा रिवीजन बेस्ड है, थोड़ा सा इसमें आपको रिवीजन ज्यादा करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट थोड़े से मेमोराइज करने पड़ेंगे। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उतने ही जल्दी सेट होते जाएंगे। तो इसमें रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछते रहिए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।